जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, हमने 5 मार्च को होने वाले कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए आपके लिए तैयार किए हैं कुछ बेहतरीन प्रश्न। तो दोस्तों, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों पूछ रहा है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 1871 में। ठीक है दोस्तों, 1871 में हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों प्रसिद्ध गौचर मेला हुआ था दोस्तों 1943 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है दोस्तों देहरादून में स्थित। ठीक है, देहरादून में स्थित है दोस्तों इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो दोस्तों वह ऐसी नदी है दोस्तों कोसी नदी, जो किसी हिमनद से नहीं निकलती है दोस्तों, किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। वह नदी है कोसी। ठीक है, कौसानी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमा छूती है? तो दोस्तों पूछ रहा है नैनीताल की सीमा को कितने जिलों की सीमा छूती है? तो दोस्तों यह छूती है 4 जिलों की सीमा। ठीक है, 4 जिलों की सीमा छूती है नैनीताल जिले को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों रुड़की में स्थित। ठीक है, रुड़की हरिद्वार में स्थित है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो दोस्तों पूछ रहा है रजत कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है 12 वर्ष, 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है दोस्तों रजत। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से दोस्तों विख्यात है इंद्रमणि बड़ौनी। इंद्रमणि बड़ौनी दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम किसके पुत्र थे? तो दोस्तों मौलाराम किसके पुत्र थे? ये हैं दोस्तों मंगत राम के। ठीक है दोस्तों, ये थे मंगत राम के पुत्र थे मौलाराम जी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? दोस्तों पूछ रहा है, ये है दोस्तों 27वां राज्य है दोस्तों उत्तराखंड भारत का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के अंतिम राजा थे? तो उत्तराखंड के अंतिम राजा थे दोस्तों प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह थे उत्तराखंड के अंतिम राजा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था उत्तराखंड में 27 मई 2003 को। 27 मई 2003 को दोस्तों उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऐपण क्या है? तो दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न हमको उलझा देता है दोस्तों बहुत। तो यह है दोस्तों ऐपण एक चित्रकला है। ठीक है, ऐपण है एक चित्रकला, नोट कर लीजिए दोस्तों इसे, ऐपण है एक चित्रकला। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों पूछ रहा है किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों यह दिया जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल। चंद्रप्रभा ऐतवाल को दोस्तों यह दिया जाता है पर्यटन मानचित्र पर ले जाने का श्रेय दयारा बुग्याल को। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा? तो दोस्तों इसे कहा था 5 सितंबर को करीबन दोस्तों यह सल्ट की घटना हुई थी 1942 करीबन, और इसे कहा था दोस्तों कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था सल्ट को कुमाऊं का बारदोली। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु कौन सा आयोग है? तो दोस्तों यह है दीक्षित आयोग। ठीक है, दीक्षित आयोग है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तरांचल विधानसभा में किस समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है, नामित सदस्य को कहा जाता है दोस्तों एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को दोस्तों नामित सदस्य कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है? दोस्तों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून किससे संबंधित है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? दोस्तों यह हुआ था चमोली जिले से करीबन 1972 में दोस्तों, और गौरा देवी इसकी सूत्रपात करता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर अधिसूचित रिकॉर्डेड वन है? तो दोस्तों पूछ रहा है 12वें वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल क्षेत्र में वन है दोस्तों, पूछ रहा है कितने भाग में? तो यह है दोस्तों 79% भाग पर दोस्तों वन है। ठीक है, 79% भूभाग पर करीबन 45.44 का दोस्तों वन रिपोर्ट रही है 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 45.44। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह पाए जाते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1912 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को, और करीबन 1 जनवरी 2007 को इसे उत्तराखंड के नाम से जाना गया। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में कौन सा प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है? तो दोस्तों यह रहा है बागेश्वर। ठीक है, यह आए थे कत्यूर जो थे दोस्तों, ये आए थे चमोली से आए थे, और फिर आए ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के दोस्तों बागेश्वर जिले में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों पूछ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह है दोस्तों 7,817 मीटर। 7,817 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों, चमोली जिले में यह स्थित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था 2005 में। 2005 में फूलों की घाटी यानी चमोली में स्थित है दोस्तों। एस स्मिथ ने इसे खोजा था दोस्तों 2005 में दोस्तों, यह विश्व धरोहर में शामिल हो गया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य में खनिज नीति की घोषणा खनन नीति दोस्तों पूछ रहा है खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 2001 में। 2001 में दोस्तों राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों पूछ रहा है राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो यह है दोस्तों उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में दोस्तों यह है दोस्तों सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? तो दोस्तों यह की थी 1902 में। 1902 में यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में। पहले था दोस्तों यह पंजाब में था दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संस्कृत अकादमी है हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में है संस्कृत अकादमी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों 1949 में। 1949 में हुआ था दोस्तों
मानवेंद्र शाह के बाद, ठीक है, मानवेंद्र शाह के समय में हुआ था दोस्तों यह टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 में। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो दोस्तों इसने किया था दोस्तों 1191 में। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र पर इसने आक्रमण कर अधिकार जमा लिया था 1191 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है मसूरी को। करीबन देहरादून से 80 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों मसूरी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है दोस्तों केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है दोस्तों केदारनाथ मंदिर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष पूर्ण अधिकार किया? तो दोस्तों पूछ रहा है गोरखा जो थे दोस्तों नेपाल के, तो उन्होंने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? तो दोस्तों यह किया था 1804 में। किसको मारकर? प्रद्युमन शाह को मारकर दोस्तों। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था गढ़वाली नामक 1905 में। और गढ़वाल समाचार पत्र हुआ था दोस्तों 1902 में हुआ था दोस्तों। पौड़ी से यह प्रकाशित होता है। और यह गढ़वाली जो था दोस्तों यह होता है टिहरी से 1905 में। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों यह थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार दोस्तों उत्तरांचल राज्य में थी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों पूछ रहा है सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जनजाति कौन सी है? दोस्तों यह है सर्वाधिक जनजाति की जनसंख्या है दोस्तों थारू जनजाति की, और कम है राजी जनजाति की दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूछ रहा है उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिले में है दोस्तों उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, इसका एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एशिया में है इसका प्रथम स्थान, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है 11%। 11% रखा गया है दोस्तों आर्थिक विकास दर का लक्ष्य। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है नैनीताल लालकुआं में। नैनीताल लालकुआं में दोस्तों यह स्थित है कागज का सबसे बड़ा कारखाना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान वह स्थान दोस्तों जहां ऊनी वस्तुएं मिलती हैं। तो ऊनी वस्त्र मिलते हैं दोस्तों। पूछ रहा है ऊनी वस्तुएं तो वस्तु अलग हो गई, तो ये बोला है वस्त्र मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं मुनस्यारी में। मुनस्यारी यानी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब लागू किया गया था? तो दोस्तों पूछ रहा है 1000 मेगावाट यानी 2400 मेगावाट का करीबन है दोस्तों, ये प्रथम चरण की बात कर रहा है। द्वितीय चरण इसका करीबन 1400 मेगावाट का है। तो जो प्रथम चरण है इसका 1000 मेगावाट का है दोस्तों, यह चालू किया गया था 2006 में। ठीक है, टिहरी परियोजना का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है? तो दोस्तों पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो यह बोल रहा है दोस्तों 82%। 82% है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण में साक्षरता का दर। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर
गुजरती है? तो दोस्तों यह गुजरती है लिपुलेख दर्रे यानी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पिथौरागढ़ जिले में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो दोस्तों यह रहती है करीबन 23% दोस्तों कह रहा है दोस्तों ये 23%। इतनी आबादी नहीं रहती होगी दोस्तों, ये रहती होगी करीबन 30% दोस्तों, 30% रहती होगी शहर में और करीबन 69% दोस्तों ग्रामीण में निवास करती है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना यानी विंटर लाइन कॉर्नियल दोस्तों पूछ रहा है, तो यह किस माह में होती है? तो दोस्तों मसूरी में यह ज़्यादा देखने के लिए मिलता है देहरादून के, तो यह होता है दिसंबर जनवरी में। दिसंबर जनवरी के माह में विंटर लाइन कॉर्नियल दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है मसूरी में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है चमोली जिले में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो दोस्तों यह होता है पिथौरागढ़ जिले के दर्रों से दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार होता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ है चमोली जिले में, चमोली जिले में है दोस्तों बद्रीनाथ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो मुनि की रेती दोस्तों ऋषिकेश में है दोस्तों पूछ रहा है, देहरादून में है, देहरादून ऋषिकेश में स्थित है मुनि की रेती। तो यह किस जिले के अंतर्गत है? तो यह है दोस्तों टिहरी जिले में, टिहरी जिले के अंतर्गत में है दोस्तों मुनि की रेती। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मांकदपुर नामक एक गांव ऑर्गेनिक खेती करने के कारण ऑर्गेनिक गांव बन गया, यह गांव किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों वह जनजाति कौन सी है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? वह है थारू जनजाति। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो दोस्तों पूछ रहा है बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं जौनसारी, जौनसारी जनजाति मनाती है दोस्तों बिस्सू, पांचोई और दियाई जनजाति। करीबन यह उत्तरकाशी में मनाया जाता है दोस्तों, उत्तरकाशी जिले में यह पर्व मनाए जाते हैं, बिस्सू मेला वहीं पर लगता है दोस्तों उत्तरकाशी में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सेराघाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सेराघाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों यह बनाई गई है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी यानी बागेश्वर। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हिलांस पुस्तक कब के लेखक, हिलांस पुस्तक के लेखक भगवती चरण निर्मोही हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूछ रहा था हिलांस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिलांस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों भगवती चरण निर्मोही। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।